अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 को, और इस यूनिट में हम सेट्स के बारे में कम्प्लीटली जानेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद टेस्ट में सेट के रिलेटेड कोई ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं होगा जिसको अटेम्प्ट करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या जिसको आप नहीं कर सकेंगी। तो ट्रिक्स को हमने यूज़ करना है। हमारा जो मेन मतलब है लेक्चर का कि मैथ्स का कोई ऐसा एमसीक्यूज़ हम नहीं मानते टेस्ट में ईटा का, जो ईटा ने अभी तक दिए हैं टेस्ट में या अभी देगा। कोई भी एमसीक्यूज़ जो है वो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ट्रिक्स को यूज़ करना है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती तो फिर हर एक क्वेश्चन जो है आपसे कम से कम 4-5 मिनट लेगा, तो फिर आप जो है क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आपने लेक्चर को गौर से देखना है कि जितने भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपने याद करने हैं और फिर उनको आपने पेपर में यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है सेट क्या है। अब एक कॉमन स्टूडेंट होगा जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, वो सेट की डिफिनीशन को इस तरह पढ़ेगा कि वी नो दैट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वो इसको रटा करेगा कि यार भाई सेट जो है ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट चीज़ों का ऑब्जेक्ट का जो है कलेक्शन है। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, ईटा आपको यहाँ फंसा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड भी होगा जितने मेंबर्स होंगे सेट के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा वो वेल डिफाइंड भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग, सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ये विल डिफाइन नहीं है। विल डिफाइन क्यों नहीं है, ईट आपसे पूछेगा, इस तरह आपको एक देगा स्टेटमेंट और आपसे पूछेगा कि इन में से कौन सा जो है वो सेट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो अब मैं कहूँगा कि मुझे जो है लियोनार्डो डी विंसी की पेंटिंग पसंद है, दूसरा कहेगा कि मुझे जो है मोनालिसा की पेंटिंग पसंद है। किसी को एक पेंटिंग पसंद होता है, किसी को दूसरा पेंटिंग पसंद होता है। तो इसका आप सेट नहीं बना सकते, ये विल डिफाइन नहीं होता है क्योंकि हर एक का अपना एक माइंड सेट होता है, हर एक का अपना एक चॉइस होता है, तो इसलिए ये सेट नहीं है, ये विल डिफाइन नहीं है। विल डिफाइन का ये मतलब है। इसके बाद क्या है कि सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अब सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स क्या है, कोई कहेगा कि यार मुझे तो जो है एल्केमिस्ट बुक ज़्यादा पसंद है, दूसरा कहेगा कि मुझे 11 मिनट जो है वो ज़्यादा पसंद है, दूसरा कहेगा कि मुझे फ़िज़िक्स का जो बुक है 9 क्लास का वो मैं उसको लाइक करता हूँ, वो मुझे पसंद है, दूसरा कहेगा कि मुझे इस्लामियात के बुक में जो है इंटरेस्ट है वो मुझे पसंद है। तो हर किसी का अपना एक चॉइस होता है, ये विल डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक जो है इसका सेट नहीं हो सकता क्योंकि हर एक का अपना एक चॉइस होता है, तो ये भी जो है सेट नहीं है। इसके बाद क्या है कि सेट ऑफ डिफ़िकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम। मैथ्स में जो है किसी को एलसीएम डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को जो कटिंग वाले क्वेश्चंस है वो डिफ़िकल्ट लगते हैं, किसी को परसेंटेज वाले क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगते हैं, किसी को ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट लगती है। तो ये जो है आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन जो है ये डिफ़िकल्ट है सबके लिए। डिफ़िकल्ट होगा लेकिन आपके लिए होगा, कोई एक बंदे के लिए, दो बंदों के लिए, लेकिन सारे के सारे लोगों के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये भी सेट नहीं है, ये आपने देखना है। दूसरी बात क्या है, विल डिपेंड, और उसके बाद है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक या एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। जितने भी मेंबर्स होंगे इनको मेंबर कहते हैं। इसमें कितने मेंबर है सेट ए में, इसमें जो है 3 मेंबर्स है, और ये क्या होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जांपल ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें यूनिक नहीं है। जो मेंबर्स है ये यूनिक नहीं है और डिस्टिंक्ट नहीं है, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये देखें बी, इसमें 1 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, और जो सेट होगा उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो सिर्फ एक बार आएंगे, वो यूनिक होंगे। जितने भी मेंबर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो ये भी जो है ये भी सेट नहीं है। अगर मैं इसके बरक्स इस तरह लिखूँ 1 2 3, तो ये जो है ये सेट होगा। अब यह अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो ये तो सबको पता है कि सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, 1 से लेकर 10 तक, तो ये जो है विल डिफाइंड है। अब और ये जितने भी मैंने बताए ये विल डिफाइंड नहीं है।
और ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इनके अंदर जो मेंबर्स है ये यूनिक नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है। तो उम्मीद है कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सही समझ में आ गया होगा। और ईटा आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे कि ये सेट है कि नहीं, तो आपने फिर उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो ये एक मतलब अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट इसको पढ़ेगा फिर वो इसको सिर्फ रटा करेगा कि सेट जो है ये असल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स, बस उसका किस्सा जो है ख़त्म हो गया। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि आप ईटा वाले आपको इसी बुक से MCQs देंगे, लेकिन इस तरह घुमाएंगे फिराएंगे कि फिर आप कहेंगे कि यार इन्होंने क्या किया। तो ऐसे अच्छा है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपने वो सारे के सारे लेक्चर आपने देखने हैं और किसी भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। इसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके बाद टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते। अब इनके नामों से पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव किस लफ्ज़ से लिखता है, डिस्क्राइब से लिखता है। डिस्क्राइब क्या होता है, किसी चीज़ को बयान करना होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को बयान करते हैं। दूसरा क्या है, टेबुलर फॉर्म, जो टेबल के फॉर्म में गिवन हो, जो ब्रैकेट्स के अंदर गिवन हो, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अब इस यहाँ देखिए, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 30। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये वैसे है लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 के अलावा और अपने आप के अलावा भी किसी दूसरे नंबर पे डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ 5, तो 5 जो है ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप के अलावा मतलब 5 के अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। इसके बरक्स अगर मैं आप लोगों को 4 बताऊं, तो 4 जो है ये 4 के अलावा यानी अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर पे भी डिविजिबल है, तो ये 2 पे भी डिविजिबल है फॉर एग्जांपल। तो इसलिए 4 जो है ये कंपोजिट नंबर है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 के अलावा या अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पे भी डिविजिबल हो। इसके अलावा आप इस तरह भी सीख सकते हैं कंपोजिट नंबर को, जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं, जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं 1 के अलावा। 1 के टेबल में तो सारे आते हैं, उसको छोड़ो। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल 7 जो है ये किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, न 2 के टेबल में आता है, न 3 के टेबल में आता है, न 4 के टेबल में, किसी भी नंबर के टेबल में ये नहीं आता, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बरक्स अगर मैं आपको बताऊं तो 9 जो है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। तो कंपोजिट का असल क्या मतलब होता है, कंपोजिशन, जो दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होता है जो नंबर, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके अलावा सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 50, तो ये अब यहाँ इन्होंने बयान किया है इस तरह। इसको आप बना सकते भी है, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक हैविंग 6 लेटर, तो वीक के जो डेज है वो डेज जिसके नाम में 6 लेटर हो उनके नाम, तो ये भी विल डिफाइन है। और इन्होंने यहाँ किस फॉर्म में लिखा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, डिस्क्राइब किया है, बयान किया है। अब इन्होंने यहाँ क्या किया है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, टेबल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है मार्च अप्रैल या इस तरह की, जो अब इन ही सेट्स को मार्च अप्रैल, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक हैविंग 6 लेटर, तो मार्च और अप्रैल है। इसके अलावा सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 50, अगर आप इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो टेबुलर फॉर्म होगा ब्रैकेट्स में, और इस तरह बयान करेंगे सिर्फ तो वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके अलावा ये भी MCQs में आपको दिया जा सकता है कि टेबुलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ये एक MCQs है अभी आपके लिए, ठीक है। अब ये भी एक MCQs है कि एलिमेंट ऑफ अ सेट में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगर आपको मैं अभी कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो डिफाइंड नहीं है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इसी तरह जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये जो है अब ये इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट किस तरह होगा, सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर 10 तक, तो ये फाइनाइट है। और जिसका कोई लिमिट ना हो, बेहद हो, जिसका कोई हद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। इसके अलावा हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ द सेट। टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं, सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसेट क्या होगा,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेट लिखता हूँ 1 2 3। मैं एक दूसरा सेट लिखता हूँ कि 1 और 2। अब बी में जितने भी मेंबर्स है 1 और 2 ये सारे के सारे सेट ए में प्रेजेंट है। बी में जितने भी मेंबर्स है 1 और 2 ये सारे के सारे जो है सेट ए में क्या है, ये इसमें प्रेजेंट है। तो बी जो है ये सब सेट है। सब हम किस सब क्लास या सब क्या होता है, जो किसी बड़ी चीज़ का छोटा पार्ट जो होता है, तो ये जो है इसका छोटा पार्ट है। तो इसको बी को हम क्या कहेंगे, ए का सबसेट कहेंगे। और ए को हम क्या कहेंगे, ए जो होगा ये सुपरसेट होगा इसका। बी क्या होगा, बी इसका सबसेट होगा। सबसेट क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वो ऑलरेडी जो है ए में है। तो इसके अलावा ये बी जो है ये इसका सबसेट है, और जो बड़ा सेट है वो इसका बी इसका सबसेट है, और ए जो है ये बी का सुपरसेट है। अब यहाँ ये एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है। दूसरा जो सेट है वहाँ पे स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है, रोम्बस भी है। अब अगर आप देखेंगे कि इस सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स है यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, यहाँ से लिए गए हैं, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। ई जो होगा, ई सेट ये एफ का सबसेट होगा। और एफ जो होगा ये बड़ा सेट है, तो एफ जो होगा वो ई का क्या होगा, ई का वो सुपर सेट होगा। तो ई जो है वो सबसेट ऑफ एफ है, और इसके अलावा एफ जो है ये सुपर सेट ऑफ ई है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सबसेट है, तो ये भी आपने याद रखने हैं कि सबसेट के जो है कितने टाइप्स है। इसके 2 टाइप्स है। प्रॉपर सबसेट क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट्स को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 सेट्स गिवन है, एक एफ है और दूसरा जो है जी है। अब एफ में क्या है 135 है और जी में क्या है 13579 है। ये एफ जो है ये तो सारे का सारा यहाँ से लिया गया है जी से, मतलब यहाँ 135 है तो यहाँ भी है। लेकिन जी जो है यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर्स भी है जो एफ में नहीं है। जी में कुछ ऐसे मेंबर्स भी है जो एफ में नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये एफ जो है, एफ क्या है, ये जी का प्रॉपर सबसेट है। अगर सारे के सारे मेंबर एफ में नहीं है, कुछ मेंबर्स है लेकिन सारे के सारे नहीं है, तो एफ जो होगा ये क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ जी होगा। अगर ये जी के सारे मेंबर्स, जी में जितने भी मेंबर्स है ये सारे के सारे अगर एफ में होंगे, तो फिर ये क्या होंगे, इम प्रॉपर सबसेट ऑफ जी होगा फिर ये। फॉर एग्जांपल यह मैं, अब ये तो हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होगा कि कुछ मेंबर इस तरह होंगे जी में जो एफ में नहीं होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रॉपर है। अगर इतने भी यहाँ भी जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे एफ में भी है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है। यहाँ एग्जांपल्स गिवन है, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यह 2 सेट्स है इम्प्रॉपर में, यह स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, और इसके अलावा जो है स्क्वायर है। यह भी ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। मतलब यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे जो है यहाँ पे भी है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेंबर जो है वो नहीं है। दोनों सेट्स में सेम टू सेम और सेम नंबर के जो है वो मेंबर्स है। तो सी क्या होगा, इसका इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी होगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ गया होगा। इसके बाद इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट और इम्प्रॉपर सेट जो है ये सेम टू सेम है। इम्प्रॉपर सेट और इक्वल सेट जो है ये दोनों क्या है, वो सेम है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊं कि अगर कोई आपको इस तरह का एक सेट दे दे और आपको कहे कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसका फार्मूला है 2 पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स है। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, इसके अलावा है 1 2 5। अब इसके अंदर कितने मेंबर्स है, 1 2 3 3 है, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 लिखेंगे। तो 2 पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। ये फार्मूला जो है नेक्स्ट क्लास में आएगा भी, लेकिन चलिए इसको आप
अभी से याद कर लें कि अगर आपसे ईटा वाली पूछे कि ये सेट आपको गिवन है, या आपको वैसे कहे कि एक सेट है उसमें 3 मेंबर्स है या 4 है या 5 है, उसके सबसेट्स फाइंड करें, तो सबसेट आप किस तरह फाइंड करेंगे कि 2 पावर जितने मेंबर्स है वो यहाँ लिखेंगे n की जगह, तो 2 पावर n तो 2 पावर 3 आता है, तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। इसके अलावा ये बातें भी आपने याद रखनी है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर एक सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। तो ये जिस तरह हमने पढ़ा एम प्रॉपर सबसेट में, तो वही बात है एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन ये चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट जो होता है ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमने एम प्रॉपर सबसेट में पढ़ा कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगी और जो नंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम टू सेम होंगे। इक्वल सेट और एम प्रॉपर सेट ये क्या है, दोनों का सेम कंसेप्ट है। ई में जितने मेंबर्स है उतने ही मेंबर्स एफ में भी होंगे, और यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे या नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम होंगे, और जो मेंबर्स है वो भी सेम होंगे। तो ये होगा आपका इक्वल सेट। Set E and F are equal because they have same element even though they are listed in different order। अगर different order में भी हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सेम होना चाहिए। इसके अलावा 3 4 5 है और यहाँ पे क्या है 4 5 6 है, तो ये क्या है S and T are not equal set, तो ये जो है इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, यहाँ पे भी 3 मेंबर्स है, यहाँ पे भी 3 मेंबर्स है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 4 5 है और यहाँ पे 4 5 6 है। एक कंडीशन को ये वेरीफाई करता है, दूसरे को नहीं करता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होनी चाहिए, तब जो है दो जो सेट्स होंगे वो इक्वल होंगी। ईटा आपको देंगे इस तरह, एक सेट देगा दूसरा सेट देगा, वो आपको कहेंगे कि ये सेट जो है क्या ये इक्वल है, क्या ये इम्प्रॉपर है, क्या ये दोनों हैं, क्या ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपने कौन से ऑप्शन को आपने टिक करना है, दोनों, ये इक्वल भी है और इम्प्रॉपर भी है, क्योंकि अगर कोई सेट इम्प्रॉपर है तो वो ऑलरेडी इक्वल सेट भी होगा। इसके अलावा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट वो होता है जहाँ पे दो सेट्स जो गिवन है, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में अब क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट वो होता है जहाँ पे दो जो आपको सेट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स है तो दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट्स होंगी, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है A B C D E, ये 5 है और यहाँ कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब यहाँ भी 5 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 5 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है कि यहाँ ये जो मेंबर है वो सेम नहीं है, यहाँ ABC गिवन है और यहाँ जो है ये डेज ऑफ द वीक्स गिवन है, तो ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल सेट्स नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ A है तो यहाँ भी ABC होनी चाहिए इस तरह, तो फिर वो इक्वल होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ पे ABC है यहाँ पे मंडे ट्यूसडे है, तो फिर इसलिए ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट्स है। अब इसको करने से पहले मैं ये बात समझाता हूँ कि 2 इक्वल सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंट भी होंगे। तो ये तो हमें पता है यार कि इक्वल है तो ऑलरेडी इक्विवेलेंट भी होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी होंगे, क्योंकि दो सेट इक्वल है तो ये ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है तो मतलब ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। लेकिन अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट भी होंगे। इसके बाद क्या है, डिसजॉइंट सेट है एंड ओवरलैपिंग सेट है। 2 सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ सेट A है, यहाँ है A B C, ये सेट B है, यहाँ है कि F G H। अब यहाँ ABC है और यहाँ FGH है, तो कोई भी एलिमेंट इस तरह नहीं है जो दोनों में सेम हो, जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो इसलिए ये दोनों सेट्स क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है।
इसके बरक्स या फॉर इन्होंने एग्जांपल भी दिया है 1 2 3 5 7 9, ये दूसरे जो है कॉमन नहीं है, एक दूसरे से टोटली मुख्तलिफ है। इनमें से कोई ऐसा मेंबर नहीं है या एलिमेंट नहीं है जो यह भी हो, इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो, तो इसलिए ये जॉइंट नहीं है, टोटली डिसजॉइंट सेट्स है। इसके बाद आता है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होता है? टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ दे कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। फॉर एग्जांपल ये सेट ए हो गया 1 2 3, ये सेट ए है। अब इसके बाद सेट बी में लिखता हूँ। सेट बी क्या है? 3 4 5। तो अब इनके बीच में कम से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट का कॉमन होना ज़रूरी है। 3 यह भी है, यह भी है, तो इनमें एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है। अगर ज़्यादा है तो भी ठीक है, लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए। तो 3 यह भी है और यह भी है, तो ये दोनों सेट्स क्या है? ये ओवरलैपिंग सेट्स है, ना कि डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, बल्कि क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स है। अब इन्होंने यह एग्जाम्पल दिया है, तो आपको ऑलरेडी मैंने समझाया। अगर आपको इस तरह के दो सेट्स दिए जाए तो फिर आपने फॉर एग्जांपल x क्या है? 1 2 3 है, यह जो है यह भी 1 2 3 गिवन है, तो ये ओवरलैपिंग है। यह भी 1 2 3 है, यह भी 1 2 3 है, तो दोनों सेट्स क्या है? ओवरलैपिंग है। अब यूनिवर्सल सेट को ज़रा अंडरस्टैंड कर ले कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, all element of the set which are under consideration in particular context। यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें जितने भी सेट्स गिवन है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट के अलावा, वो हमें ये नहीं कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट जो है वो इसके बराबर होते हैं। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आता है। जितने भी सेट्स हमें गिवन है वो सारे के सारे जो है ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में आते हैं सारी। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट किस तरह है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट मुझे गिवन है और मुझे कहे कि ए कंप्लीमेंट फाइंड कर ले, तो ए कंप्लीमेंट को हम इस तरह लिखते हैं। ए कंप्लीमेंट हमने किस तरह फाइंड करना है? हमने उसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है, लेकिन माइनस किस तरह करना है? इस तरह नहीं कि 1 से 2 माइनस करे तो -1 आएगा, उस तरह नहीं। जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ए गिवन है। ए जो है वो है 2 4 6 8 और 10। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट जो है इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मुझे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यह 1 है, यूनिवर्सल सेट से मैं इसको माइनस करूँगा। यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट सेट। अगर आप किसी भी सेट के कम्प्लीमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो आपने उसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होगा। पहले आप यूनिवर्सल सेट लेके यहाँ, फिर उसके बाद माइनस लेके, और उसके बाद जो है ए लिख ले। अब यहाँ ए 1 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1 जो है आएगा। अब 2 है यहाँ लेकिन यहाँ भी है, तो 2 जो है आप एक कम्प्लीमेंट सेट, ये 2 जो है इसके साथ कट जाएगा, बस वो नहीं होगा। 3 यहाँ पे है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 बच गया, चलो वो भी आ गया एक कम्प्लीमेंट में। जो नंबर्स यहाँ पे नहीं हो और यूनिवर्सल सेट में हो तो वो सारे आपने यहाँ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, हमने नहीं लिखा। 3 यहाँ है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो 3 को हमने लिखा। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। अब आप कहेंगे कि 5 तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 यह अब इसी तरह स्टार्ट है 10 तक। तो आपने इसी तरह से जो है क्या करना है, किसी सेट के कम्प्लीमेंट को आपने फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट को हम इस तरह भी लिखते हैं, ए कम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, यू माइनस ए भी लिखते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, यू फिर स्लैश और फिर ए। इन तीनों तरीके से आप किसी सेट के कम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं। अब यह क्या है? फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है? जो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिखते हैं और इसके अलावा जो है इसी तरह भी हम लिखते हैं, लेकिन आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर। अब यह जिस तरह मैंने बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको खुद कर सकते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? इनको आपने डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स ऑफ द ईयर,
आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 3 months ऑफ द ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम द लेटर जे, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बी है ABCDE। आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखना है, डिस्क्राइब किस तरह करना है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स। तो ये 5 अल्फ़ाबेट्स है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसको किस तरह ने सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम -1 to -4। तो ये सारे आप कर सकते हैं। राइट द फॉलोइंग। अब यहाँ आपको टेबुलर फॉर्म गिवन था, आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे आपको जो है क्या गिवन है, अब आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, आपने टेबल में इसको कन्वर्ट करना है। राइट ऑड नंबर बिटवीन 30 and 40। तो 30 और 60 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इट आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि ये तो MCQs में नहीं दे सकते इस तरह, बल्कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दिए जाए तो फिर आपको ये डिटेक्ट करना आना चाहिए कि किस तरह आप डिटेक्ट करेंगे। 30 और 61 के बीच में फॉर एग्जांपल 31 है, 33 है, 35 है, 37 है, 39 है, इसी तरह आप जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, इनमें से कौन से सेट जो है वो इक्वल है। तो इक्वल का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली दिया है कि इक्वल किस तरह होते हैं। ये दोनों जो है ACT है और CAT है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, यहाँ पे ACT है, यहाँ भी CAT है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है वो यहाँ भी है, तो इक्वल है ये दोनों। बाकी जितनी भी है आप कर सकते हैं, चेक कर ले, AB को चेक कर ले, UD को चेक कर ले, VF को चेक कर ले आप। इसके बाद क्या है, विच ऑफ दिस पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट एंड विच आर नॉट, कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से नहीं है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट है, कोई दूसरा कंडीशन इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें कितने में एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये दोनों जो है ये इक्विवेलेंट है। इसके बाद क्या है, इफ़ A इज़ इक्वल टू, सबसेट को हमने किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर A जो है वो B का सबसेट है तो आपने किस तरह लिखना है, A इज़ इक्वल टू R सबसेट ऑफ। अब ये क्या है, ये इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है उसका ये साइन होता है, क्योंकि A और B में जितने मेंबर्स है ये दोनों सेम है, तो ये इक्वल भी है और सबसेट भी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे D क्या है, Y जो है ये सबसेट है D का, ये A जो है सबसेट, ये सबसेट का साइन है कि सबसेट को आपने किस तरह लिखना है साइन में। फॉर एग्जांपल A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो आपने इस तरह लिखना है फिर उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ सबसेट होते हैं उनको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो साइन है। और इसके अलावा जो इम्प्रॉपर है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम है और सारे जो एलिमेंट हैं वो भी सेम है, तो इसको इस तरह फिर इम्प्रॉपर सबसेट का जो साइन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि इस तरह लिखते हैं और उसको क्रॉस करते हैं कि इसका जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, B जो है ये D का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे आपने कम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, तो कम्प्लीमेंट को आप किस तरह फाइंड करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। आपको ABC यूनिवर्सल सेट गिवन है और जितने सेट्स हैं उनके कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करने। फॉर एग्जांपल S का आपने फाइंड करना है कम्प्लीमेंट SC, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसको आपने U से आपने उनको माइनस करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ A है तो यहाँ भी है, ये आप इस कम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। B यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ इसका जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो जो तरीका मैंने आपको बताया कम्प्लीमेंट सेट का वो उसी तरीके से आपने करना है। इसके बाद क्या है, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट भी इजी है, मैंने आपको कंसेप्ट दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर अगेन इंट्रोड्यूस करता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इसी तरह इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और इन दोनों में जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल -3 जो है ये इनमें से नहीं आएगा, ना नेचुरल नंबर में आता है ना होल नंबर में आते हैं। जितने भी नेगेटिव नंबर है या डेसिमल में जितने भी नंबर है वो नेचुरल या होल नंबर में नहीं आते। जेड क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं जिसमें जो है डेसिमल के नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ बाकी जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर में आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर यहाँ से लिए गए हैं। इसके अलावा इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, ये 2 पे डिविजिबल नहीं होते। इसके अलावा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा, 1 तो छोड़े 1 का कॉन्सेप्ट, या
1 पे तो वैसे भी सारे डिवाइड होते हैं, इसलिए 1 को इग्नोर करें। वो नंबर जो अपने आप के अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते तो उसको हम कहते हैं, उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आती, वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आती, या वो नंबर जो किसी भी नंबर पर डिविजिबल ना हो, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये अक्सर पूछते हैं ईटा वाले कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर ऑफ नॉट, 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। ये बात याद रख लिया आप अपने साथ। अब ये है तो यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। तो इसके बाद कॉमन सेट्स एंड वेन डायग्राम, ए यूनियन बी आपने करना है यहाँ पे, और वेन डायग्राम आपने किस तरह करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेन डायग्राम अभी हमने डायग्राम बनाने हैं। ईटा तो आपको इस तरह एमसीक्यूज़ नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको नहीं कह सकते कि इसका वेन डायग्राम बनाए। अलबत्ता अगर उन्होंने 4 शेप्स दिए और आपको कहा कि इनमें से फाइंड कर ले कि कौन सा करेक्ट है, तो अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यूनिवर्सल सेट जो होता है इसमें सब कुछ आता है। जितने भी सेट्स गिवन है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे, वो सारे इसके सबसेट्स होंगे। सिंपल अल्फाज में जितने भी सेट्स आपको गिवन है वो इस यूनिवर्सल सेट के जो है क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। और यूनिवर्सल सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, तो इसको हम कौन से फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी याद रखें। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। किस फॉर्म से? रेक्टेंगल में, इन्होंने जिस तरह किया है। अब ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जितने भी आपको सेट्स गिवन होंगे वो सारे के सारे जो है यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो आप इसको इस तरह फॉर्म में लिखेंगे कि ये जो सेट है इंटीजर्स, इसके अंदर जितने नंबर होंगे वो उनको आप या सर्कल से या इस तरह ओवल शेप से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये सेट जो है ये ऑलरेडी इसमें आता है ना, रेक्टेंगल के अंदर है ये। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स है ये ऑलरेडी यू में भी है। तो जेड जो है ये इसका बच्चा है, इसका सबसेट है। इसके बाद क्या है, यू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यू सेट ऑफ इंटीजर्स है तो इंटीजर के अंदर तो ऑलरेडी सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो यू को आपने रेक्टेंगल से किया और इसको जो है आपने इस तरह ओवल या सर्कल से आप कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस। यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया ये वाली बात ये सारी पूछी गई है, तो इनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ईच ऑफ द होल नंबर और इवन नंबर। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है ये जेड नंबर में आते हैं। तो जेड नंबर आपका क्या होगा, यहाँ यूनिवर्सल सेट होगा, और इसके अलावा इसमें जो सारे नेचुरल नंबर है वो इसमें आते हैं, तो ये आपका नेचुरल नंबर होगा। इसी तरह आप देखें कि ये जो होल नंबर है इसके अंदर ये सारे इवन नंबर्स आते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। इवन क्या होते हैं, जो सिर्फ 2 पे डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा, और उसके अलावा इवन नंबर जो है आएंगे। ये तो आपसे पेपर में नहीं पूछी जा सकती डायग्राम वाली, लेकिन चलो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर ले। इसके बाद क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट को आपने किस तरह लिखना है, यहाँ से बस ये यहाँ शॉर्ट है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू गिवन सेट इज द स्मॉलेस्ट सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स। यूनिट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट बी है। अगर मुझे कोई कहे कि इनकी यूनिट सेट जो है वो फाइंड कर ले, यूनियन ऑफ सेट फाइंड कर ले, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, तो मैंने क्या करना है, ए यूनियन बी में लिखूँगा, ए यूनियन बी लिखूँगा, और इस सेट में यहाँ से यहाँ जितने भी मेंबर्स है यहाँ है और यहाँ है, ये सारे के सारे मैं वहाँ लिखूँगा। इन दोनों का मैं यूनियन बनाऊँगा। यूनियन क्या होता है कि वहाँ सब ने इकट्ठे होना होता है। तो 1 2 4 5 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को मैं 2 बार नहीं लिखूँगा बल्कि सिर्फ एक बार मैंने लिखना है यूनियन में। यहाँ पे जो है क्या है, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने क्या करना है, 4 को मैंने एक बार लिखना है। बाकी यहाँ जितने भी मेंबर्स है और यहाँ इनका ही आपने यूनियन बनाना है, मतलब वो सारे आपने यहाँ लिखने हैं। लेकिन जो नंबर रिपीटेड हो, मतलब यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो आपने उसको 2 बार नहीं लिखना बल्कि एक बार आपने लिखना है। तो ये हो गया आपका यूनियन सेट। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन का है, इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिए हैं तो इनको आप कर सकते हैं। इसको
इन्होंने किया है यहाँ, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप ये कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मुझे दो सेट्स K1 है ए और यहाँ बी सेट K1 है, तो इनका इंटरसेक्शन मैंने किस तरह फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सेट U K1 है और V K1 है। अब इनका मैंने इंटरसेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट होता है। देखिए यूनियन जो है इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं A यूनियन B, ठीक है। इसके अलावा इंटरसेक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, A इंटरसेक्शन B। जब हम इस तरह करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आएंगी, जब हम इस तरह करेंगे तो सारे नीचे गिर जाएंगे, कम चीज़ें आएंगी। तो यूनियन सेट में जो है ज़्यादा मेंबर्स आते हैं और इंटरसेक्शन में जो है बहुत कम आते हैं। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मुझे एक सेट है कि G इंटरसेक्शन, पहले मैं दो का करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, तो इनका इंटरसेक्शन मैंने किस तरह फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B में लिखूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैं वो मेंबर लिखूँगा जो यहाँ भी हो, सेट A में भी हो और सेट B में भी हो। सेट A में भी हो, सेट B में भी हो। इंटरसेक्शन असल में क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 जो है सेट A में भी है, सेट B में भी है, तो मैं 1 को लिखूँगा। 3 जो है यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैं 3 नहीं लिखूँगा। 4 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं 4 लिखूँगा। अब इन्होंने किस तरह किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन I, G ये है, H ये है और I जो है वो ये है। पहले आप इन दोनों का फाइंड कर ले, G और H का। अब 0 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 0 आप नहीं लिखेंगे इंटरसेक्शन में। 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, H में जो है 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो आप इसको लिखेंगे G इंटरसेक्शन H में। इसके अलावा 3 यहाँ है, यहाँ भी है, तो G इंटरसेक्शन H क्या आएगा, G इंटरसेक्शन H आपका आएगा 2 और 3, 2 और 3 G और H का आ गया। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है I के साथ। जो यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे 2 नहीं है लेकिन सिर्फ 3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, आपका आंसर 3 आएगा। इन्होंने यहाँ किया है, इन्होंने थोड़ा लंबा किया है और हमने थोड़ा सा जो है इसको ट्रैक्स के साथ किया है। डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स हम जैसे कहते हैं माइनस करना, और सेट्स में उन्हें कहते हैं फिर डिफरेंस ऑफ द टू सेट। फॉर एग्जांपल इसको मैंने किस तरह कहना है कि A डिफरेंस B मैंने कहना है, A माइनस B नहीं। जिस तरह मैंने यूनिवर्सल सेट में आपको कहा कि A माइनस B, ये असल में A डिफरेंस B होता है, ये B डिफरेंस A होता है। लेकिन आपने किस तरह करना है मैंने आपको ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में बताया कि आपने इन क्वेश्चंस को जो है आपने किस तरह डील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब A माइनस बी, तो A ये सेट है और B ये सेट है। अब 1 यहाँ है तो यहाँ कोई नंबर है, तो इससे माइनस करने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो मैं ये लिखूँगा A माइनस बी में जो है, या A डिफरेंस B में, A डिफरेंस B में जो है ये आएगा A डिफरेंस B। 1 यहाँ है, B में नहीं है, तो 1 होगा यहाँ। 5 जो है यह भी है और यह भी है, तो ये कट जाएंगे, ये नहीं होगा। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 7 आएगा। A डिफरेंस B में क्या आ गया, 1 और 7। A डिफरेंस B क्या है, 1 और 7 आ गया। इसके बाद B डिफरेंस A मैंने फाइंड करना है, तो B में जो है 8 है, यहाँ नहीं है, तो 8 होगा। इसके अलावा जो है B में 5 है लेकिन यहाँ भी है, तो 5 जो है ये 5 के साथ कट जाएगा। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, तो 3 से जो है कोई नंबर नहीं होगा जिसके साथ 3 कट सके, तो 3 भी यहाँ होगा। 3 और 8 जो है यहाँ आएगा। इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ है, इनको आपने रटा करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है ये अपने साथ लिख लें कि अगर कोई सेट हो उसका इंटरसेक्शन हम निकालें उसके कम्प्लीमेंट के साथ। देखो इसको हमने किस तरह पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, इनको रटा कर ले, ठीक है। सॉल्व भी करेंगे लेकिन ईटा वाले ज़्यादातर आपसे पूछते हैं कि A इंटरसेक्शन AC किस चीज़ के बराबर होते हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए A इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सेट है और फिर उसका इंटरसेक्शन निकाले उसी सेट के कम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। दूसरा क्या है, अगर कोई सेट है A, उसका यूनियन हम निकाले A यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ C, इंटरसेक्शन ऑफ A सॉरी,
एक सेट है उसका हमने यूनियन निकाला उसी नंबर के कम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। कम्प्लीमेंट आपने किस तरह लेना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कम्प्लीमेंट आपने किस तरह लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक करते हैं, लेकिन ये रटा कर ले कि ए इंटरसेक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। इसी तरह ईट आपको इस तरह भी दे सकता है कि ए के बजाय वो आपको बी देंगी कि बी इंटरसेक्शन ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ए वहाँ पे दिया जाए तो आप कर सकेंगे ए के अलावा कोई। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई सेट है और इसका कम्प्लीमेंट है, उसी सेट का कम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। ईट आपको ये नहीं देगा पेपर में कि इनको सॉल्व करें, आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि ए इंटरसेक्शन ऑफ ए सी या बी इंटरसेक्शन ऑफ बी सी बराबर होता है एम्प्टी सेट के, और दूसरा जो है ए और उसके यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अब आपने ये क्वेश्चन किस तरह करने हैं, क्वेश्चंस आपने इस तरह करने हैं कि फॉर एग्जांपल ए तो आपके पास गिवन है, ए सी आपने किस तरह फाइंड करना है, ए सी कि ए को जो है यूनिवर्सल सेट से माइनस कर ले। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है तो ए सी आएगा, माइनस आपने किस तरह करना है वो आपको आता है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाली। ठीक है, उसके बाद जो है ए है और ए सी आपने किस तरह फाइंड करना है, ए को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। माइनस किस तरह करना है आपको आता है, इससे जो आ जाए और ये जो ए है इनका लास्ट में फिर यूनियन निकाली तो क्वेश्चन जो है ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स है, ये भी अपने साथ लिख ले। कुछ ये मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो मैंने आपको कभी नहीं बताया कि इन चीज़ों को रटा कर ले, लेकिन अभी बता रहा हूँ क्योंकि अब ये मजबूरी है। अब वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ए यूनियन बी कर ले, फिर उसके बाद इनका इंटरसेक्शन निकाले, वो बराबर होगा। यूनियन है यहाँ तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। रटे का ये तरीका मैं बता रहा हूँ यार, रटे का तरीका भी बता रहा हूँ, बाकी क्या करूँ यार आप लोगों के लिए। अगर यहाँ यूनियन है तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन होगा। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये कर ले उसके बाद इनका कम्प्लीमेंट निकाली, ये मतलब है इनका, इसलिए होल का लिखा है। ये बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। एक साइड पे यूनियन है तो दूसरी साइड पे कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होगा, एक साइड पे इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पे यूनियन होगा, और आपने इनको अलग अलग लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ ए यूनियन बी है तो यहाँ ए कम्प्लीमेंट है और बी कम्प्लीमेंट है दूसरी साइड पे, आपने इस तरह लिखने हैं इनको प्रूफ किया है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहले जो है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर ले, किस तरह फाइंड करेंगे वो आपको आता है। फिर इससे जो सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी से उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आएगा, तो ये आपका हो गया। दूसरी साइड पे आपने क्या करना है कि सेट ए जो है इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर ले तो ए कम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद सेट बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर ले, सेट बी को जो है यूनिवर्सल सेट से माइनस कर ले तो बी सी आएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा। फिर एस से जो आया है और एस से जो आया है इन दोनों का यूनियन निकाले तो क्वेश्चन जो है वो ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें हमने किए हैं वो सारे इन्होंने यहाँ दोबारा किए हैं कि डिफाइन यूनियन एंड फाइंड यूनियन ऑफ एंड डिफाइन यूनियन ऑफ सेट एंड फाइंड द यूनियन ऑफ डिफाइन यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या होता है उसको डिफाइन करें आप, तो यूनिट सेट क्या होता है, यूनिट सेट वो होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट। बोथ सेट जो है उनके इसमें फॉर एग्जांपल ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम का हम लिखेंगे एक सेट में, तो उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन आपने किस तरह फाइंड करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको लिखिए, लेकिन अगर कोई मेंबर या एलिमेंट यहाँ भी है तो उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखिए। डिफाइन इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन क्या होता है और उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन का आपने फाइंड करना है इन क्वेश्चंस का। तो इंटरसेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इंटरसेक्शन में जो है सिर्फ हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। एलिमेंट सेट विच कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट, जो कॉमन हो मतलब एक सेट में भी हो दूसरे सेट में भी हो तो उनको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। बाकी ये क्वेश्चंस है एलिमेंट सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर बहुत इजी है।
आप इनको कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड हमने पढ़ा तो ये एक्सरसाइज जो होता है फिर इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं होता। ये सारे के सारे ऐसे यू माइनस कर ले, यू गिवन है, एस बी गिवन है, ऐसे वी माइनस कर ले, ये सारे आपको ऑलरेडी आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है कि इन्फॉर्म द कॉमन करेक्टर ऑफ ऑल द मेंबर आर एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेट आर डिस्क्राइब। जिसमें हम एलिमेंट को डिस्क्राइब कहते हैं तो उस तरह के फॉर्म को हम क्या कहते हैं ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद क्या है, द सिंबल फॉर डिनोटिंग यूनियन। यूनियन को हमने किस तरह डिनोट करना है इस साइन से। इंटरसेक्शन को हमने किस तरह डिनोट करना है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यूनियन में ज़्यादा मेंबर आएंगे इस तरह करेंगे, जब हम हाथों को उल्टा करेंगे तो कम मेंबर आएंगे, कम एलिमेंट आएंगे तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इसके बाद क्या है, द ऑफ टू सेट्स इन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट फॉर बोथ सेट्स। जो दोनों में कॉमन हो तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट है और उसका हम यूनियन निकालेंगे एम्प्टी सेट के साथ। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली जेब होता है वो। तो इसका मैं किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालूंगा तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो वापस ये आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदे हैं वो पार्टी कर रहे, एक के पास जो है पैसे है और दूसरे के पास जो है पैसे नहीं है, तो टोटल पैसे कितने होंगे, वो एक के पास जितने पैसे है वो टोटल पैसे होंगे, क्योंकि दूसरे के पास तो बिल्कुल है भी नहीं। तो इसलिए ए जो है वो यूनियन करेगा एम्प्टी सेट के साथ तो वापस जो है वो कितने आएंगे, ए आएगा, ए के पास जितने हैं। इसके बाद क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर उनके बीच में कोई एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इस क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना है, लेकिन कमेंट में किसी दूसरे को आपने कॉपी नहीं करना, आंसर भी देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों। लेकिन आपका आंसर जो है दूसरे मेंबर से या दूसरा जो मेरा स्टूडेंट है उससे मुख्तलिफ होना चाहिए, अपने अल्फाज में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर अंडर कंसिडरेशन। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कौन से सेट में होते हैं, यूनिवर्सल सेट में होते हैं। इसमें तमाम एलिमेंट्स या जितने भी एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन है वो सारे के सारे जो है यूनिवर्सल सेट में होंगे। कोई उनके यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक बहुत बड़ा सेट है, तो उसके अंदर ये बाकी जितने भी सेट्स गिवन है ये उसके अंदर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेट का जो मेन कंसेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इसके बाद टेस्ट में कोई एक ऐसे एमसीक्यूज़ नहीं होगा जिसको अटैम्प्ट करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।